हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं यूट्यूब। जिसने वीडियो को नहीं लाइक किया उसे लाइक कर दे। ये देखिए, ये देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। ठंडा बहुत कम है टेम्परेचर ना, नोट है, अभी दिखाता है। ये मेरा दोस्त है, इस पे लाइक, और ये देखते जाए। आपको पहले हम दिखाते हैं, ये देख लीजिए, मेरा माइक है। देखे, ये देखे, आपको दिखाता हूँ मैं डरावनी ब्लेडी मेरी, ब्लेडी मेरी, ब्लेडी मेरी, ब्लेडी मेरी। ये आपको दिखाते। चम्मच खा ली बहनी, चम्मच से खिला दे। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? चलो इधर करो। चार अभी आपको दिखाते इसी में। तो जिसने वीडियो को लाइक, ये देखे, ये हम लोग को तो नहीं। अरे मछली हुई तो भाग रही है बाबा। दाना नहीं खिला दो, खा लो फिर दाना खिला दिया ना इसको। काफी रोचक और ऊपर से तब हाथ मत डालो, बोला है ऊपर से खोल के थोड़ा सा दो दाना गिरा दो। बैलेंस की फॉर्मेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई। ग्रेविटी ने इस डोज को कई मिलियन सालों तक खींचा, जिसकी वजह से पृथ्वी एक बॉल की शेप में आ गई। लेकिन अब मन नहीं लग रहा है। जब हम लोग गए तो मन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना बाकी था। वो केवल एक गर्म गोला थी जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। ये वो समय था जब पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के गुब्बार से भरी हुई थी। यही तो है, तो हवा थी और ना ही कोई एटमॉस्फेयर था। यहाँ तक कि एक ठोस सतह का निर्माण भी नहीं हुआ था। चारों ओर केवल लावा बह रहा था। लेकिन इस स्थिति को बदलने जल्दी ही एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से हमारा ग्रह एक नए ग्रह से टकराया। और ये टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी से एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जो आगे चलकर चांद कहलाया। आज भले ही चांद पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन अपने शुरुआती दौर में हमारा चांद पृथ्वी के काफी करीब रोटेट करता था। समय के साथ दूरी बढ़ती चली गई। चांद भी ग्रेविटी के चलते गोलाकार शेप में फॉर्म हो गया। लेकिन टकराव का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। 600 मिलियन साल बाद हमारी धरती को एक और फेज से गुजरना पड़ा, जब सोलर सिस्टम में मौजूद मेटेरॉइड्स भारी मात्रा में पापा ये देख लीजिए, फिर पेपर बने हुए मेटेरॉइड्स जब धरती की ओर आए तो वो अपने साथ पानी की कुछ मात्रा भी लेकर आए। कई मिलियन साल तक लगातार पृथ्वी पर गिरने की वजह से वहां पानी की ढेर सारी मात्रा इकट्ठा हो गई। वाटर बॉडीज ने पृथ्वी के तापमान को 70 डिग्री तक कूल करने का काम किया, लेकिन अभी भी पृथ्वी की सतह तो ये जैसे क्या दिख रहे हैं ये वीडियो, तो दोस्तों मत करिएगा, आपको सभी हो तो काफी गर्म थी, जिसे ठंडा करने का काम भी पानी ही करने वाला था। आपको बता दें कि आज इस पानी को हम धरती पर इस्तेमाल करते हैं, ये मिलियन सालों पुराना है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड से संबंध रखता है। यानी कि आम भाषा में कहें तो पानी पृथ्वी पर नहीं उपजा, बल्कि मेटेरॉइड्स के जरिए मिला है। शुरुआती दौर में धरती की रोटेशन स्पीड भी काफी ज्यादा थी, जो वक्त के साथ साथ धीमी पड़ती गई। इसी की वजह से ओशन वाटर भी कम होता गया। पृथ्वी के बनने के 700 मिलियन साल बाद इसकी सतह पूरी तरह पानी से कवर हो गई। जमीन केवल कुछ आइलैंड के रूप में ही मौजूद थी, लेकिन कोर से लावा का निकलना अब भी जारी था। ये लावा पानी के चलते ठंडा होकर ठोस हो रहा था, जिससे सतह का निर्माण होना शुरू हो चुका था। धीरे धीरे इस प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी और लावा से बनने वाली सतह ने जुड़ना शुरू किया। ऐसे में पानी के अलावा पृथ्वी पर महाद्वीपों का भी फॉर्मेशन हुआ। 3 बिलियन साल बाद जब पृथ्वी एक ग्रह के रूप में फॉर्म हो गई, तब भी मेटेरॉइड्स का पृथ्वी पर गिरना जारी रहा। खासतौर पर जब मेटेरॉइड वॉन्केट समुद्र में गिरा तो इसने पानी में अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज किया, जिसकी वजह से कई रिएक्शन हुए और पहले माइक्रोबियल लाइफ धरती पर फॉर्म हो गई। सबसे पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ने पानी में जन्म लिया। कई मिलियन साल तक ये बैक्टीरिया इसी फॉर्म में रहे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाया और समुद्र के कोने कोने में फैल गए। जैसे जैसे सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़ी तो पानी ने ऑब्जॉर्व करना शुरू किया। सनलाइट की मदद से पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ।
माइक्रोबियल लाइफ की वजह से ओशन वाटर ऑक्सीजन से भर गया। समुद्र में लाइफ के विकास के बाद अब एटमॉस्फेयर की बारी थी। कुछ समय बाद ऑक्सीजन ने ऊपर उठना शुरू किया और वातावरण के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि अगर पहले किसी भी तरह का कोई भी सिग्नल नहीं मिला, न कोई इंजन फेलियर का वॉइस मैसेज, न ही कोई डैमेज की शिकायत। अचानक से कैसे गायब हो गया? क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? क्यों कई सालों तक ये हादसा एक मिस्ट्री बन के रह गया और 3 साल बाद जो को उजागर करने वाले हैं। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 31 मई 2009 ब्राजील के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के 10:30 में पेरिस के लिए उड़ान भरा। इस प्लेन में कुल 228 लोग सवार थे। ब्राजील से पेरिस जाने में लगभग 10 से 12 घंटे का वक्त लग जाता है और एयर फ्रांस 447 लगभग 3 घंटों का सफर कर चुका था। एटीसी लगातार संपर्क बनाए हुए थे। ये प्लेन अब तुम्हारी में वहाँ पे कुत्ता भी रखी है का कंट्रोल प्लेन से टूट और गया। बिल्ली। समुद्र के बीचों बीच प्लेन से संपर्क टूटना नॉर्मल था, क्योंकि आमतौर पर ऐसे जगहों में प्लेन्स एटीसी के रेंज से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर समुद्र के उस पार सेनेगल एटीसी भी प्लेन से संपर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका रेंज भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में सेनेगल एटीसी बस इंतजार कर सकता था कि कब प्लेन रेंज में आएगा और हम दोबारा से उससे संपर्क बना पाएंगे। समय बीतता गया और करीब आधे घंटे बाद भी प्लेन से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। प्लेन के लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके फाइटर प्लेन्स को उस एरिया में छानबीन करने के लिए भेजा गया। सुबह होते होते प्लेन के कई सारे मलबे मिलना शुरू होने लगा। ये प्लेन मिस्टीरियस तरीके से क्रैश हो चुका था। फ्लाइट 447 के आने के इंतजार कर रहे पैसेंजर्स के रिलेटिव्स को ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या, और उन्हें समझाना भी बहुत मुश्किल था। आखिर अचानक प्लेन कैसे क्रैश हो गया? इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 टीम्स को सिलेक्ट किया गया। पहला ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए और दूसरा प्लेन के डेब्रिस और लाशों को रिकवर करने के लिए। हर दिन डेड बॉडीज को निकालकर उसके घर वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए सौंप दिया जा रहा था। कुछ डेड बॉडीज पहचान में तो आ गए, लेकिन कुछ की हालत इतनी गंभीर थी कि पहचान किया जा रहा था। अरे भैया का दोस्त भैया के साथ गया और तुम्हारी दोस्त तुम्हारे स्कूल गई। 228 में से सिर्फ 50 बॉडीज को ही रिकवर किया गया। अवनी गई है, अवनी के घर जाती हो ना, अवनी भी जा रही है। अवनी ना खेला ना लेके हो गई चुका था और उस गहराई तक इन्वेस्टिगेशन की टीम भी नहीं पहुंच पा रहे थे। समुद्र के गहराई में जाकर ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल किया गया। सबमरीन्स ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स सिर्फ 30 दिनों तक ही सिग्नल्स भेज सकता था। अगर 30 दिनों के अंदर इसे खोजा नहीं गया तो इसे खोजना बहुत मुश्किल हो सकता था। दिन गुजरता गया, हर रोज समुद्र में छानबीन करने के बाद भी रोज की तरह उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ता। और फाइनली लगभग 12 महीने की खोजबीन के बाद भी 7,000 स्क्वायर किलोमीटर छान मारने के बाद भी ब्लैक बॉक्स का कुछ भी पता नहीं चल पाया। समय के साथ साथ अब बाहर कलर मत निकालना, ठीक ना? घटना के 3 साल बाद 3 अप्रैल 2011 को एक प्राइवेट टीम WHOI का गठन किया गया और इस टीम ने एक चमत्कार कर दिखाया। उसने अपने टेक्नोलॉजी के बदौलत सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। इन्हें पता था कि समुद्र में छानबीन करने से कोई फायदा नहीं है। घास फूस धूल मिट्टी में ये ब्लैक बॉक्स अपने राइटिंग में इम्प्रूव करें। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे अंडरवाटर नहीं को मिलता समुद्र के है, अंदर भेजा स्ट्रोस मिलता है, इसको स्ट्रोस मिलता नहीं। दोनों को 3 साल बाद तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। आदि क्या कर रहा है? कर रहा है? तो ये सब बिल्कुल नहीं नाना जी, बिल्कुल नहीं। घटना के 3 साल आपको बाद उल्लू बना रहा है नाना जी। क्या बोले?